एक समय की बात है, चंदन राज्य में पुष्कर नाम का एक गांव था। उस गांव में विशंबरनाथ नाम का एक हीरे का व्यापारी रहता था और वही उसी गांव का मुखिया था। इतना ही नहीं, वह अगल बगल के गांव से महाराज के लिए कर वसूलने का भी काम किया करता था। ठीक से परखना, ये हीरे कितने मोल के हैं ये मुझे बताओ। अरे ठीक है विषम जी, आप मुझे डरा क्यों रहे हैं? हाँ, यह तो बहुत कीमती है, इनके दाम तो हजारों में होंगे। आप इसे ले जाकर महाराज को बेचेंगे तो वह आपको बहुत बढ़िया दाम देंगे। इसीलिए इन हीरों का दाम 3000 सोने के सिक्के का बोल रहा था वह विलायती व्यापारी। तो फिर इतने दाम देकर खरीद सकते हैं ना? ठीक है, मुझे तुझ पर भरोसा है, इसलिए उतना दाम देकर खरीद रहा हूँ इनको। आपके इन हीरों को खरीदने पर पूरे 10 गुना ज्यादा लाभ मिलने वाला है। अब मैं जाऊँ क्या? ये लो, ये रखो 2 सोने के सिक्कों को। यह क्या? हजारों के हीरे परख कर बताने के लिए आप मुझे बस सिर्फ और सिर्फ 2 स्वर्ण मुद्राएं दे रहे हैं। यह तो सरासर अन्याय है। अरे डरो मत, मैं तेरे लगान में से कुछ कम कर दूंगा और मैं ऊपर से इनको बेचने के बाद और कुछ धन भी दूंगा। इस तरह वो विलायत के व्यापारियों से मिलकर हीरे का व्यापार किया करता था। इसी तरह कुछ दिनों के बाद गांव वालों के पास वो लगान वसूलने के लिए जाता है और तभी आज तो लगान चुकाने का दिन है ना सबका, कोई भी क्यों नहीं आया? तुम अकेले आए हो? अगर आप बुरा नहीं मानेंगे तो इस बार वक्त पर बारिश नहीं हुई थी मुखिया जी। इस बार लगान भरने के लिए गांव वालों के पास पैसे हैं ही नहीं। अगर आप कुछ दया करेंगे तो हम अगली बार लगान दे देंगे। आप लोगों पर रहम खाके मैं महाराज का लगान भरूं क्या? ऐसा मुंह ले जाकर मैं महाराज को क्या समाधान दूंगा? गुस्सा मत कीजिए मालिक, आप अगर इस बात को महाराज से कह देंगे तो वो मान जाएं शायद। मैंने अगर वैसा कहा तो वह मुझे उस चीज से हटा के मुखिया के दूसरे काम पर लगा देंगे। मुझे कुछ भी नहीं सुनना, मैं कल फिर आऊंगा। सब लोग आके लगान भरे तो ठीक होगा, नहीं तो सबके घर का सामान उठाकर बाहर फेंक दूंगा। कितनी मिन्नतें करने पर भी मुखिया नहीं सुन रहा है, लगान चुकाने के लिए बोल रहा है। अब क्या करेंगे हम? असली लगान की रकम तो हम भर भी सकते हैं, लेकिन यह विशंबर तो हमारे पास से दुगना लगान वसूल कर रहा है। इनके बारे में अधिकारियों को फरियाद करेंगे तो भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये सबको रिश्वत खिलाता है। वह सब लोग रिश्वत खाके हमारी बातों को टाल देंगे। कल उनके आने के बाद मुझे क्या जवाब देना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उसमें क्या है, कुछ पैसे चुका के बोल देना, इससे ज्यादा हम नहीं दे सकेंगे और क्या। इस तरह लगान वसूलने के लिए विशंबर अगले दिन अपने साथियों को लेकर आता है। गांव वाले भी वहां पर पहुंच जाते हैं। एक एक करके लगान चुकाने के लिए सामने आओ। सुनिए मुखिया जी, हम सब लोगों ने एक निर्णय लिया है। हम लगान चुकाने के लिए तैयार हैं, लेकिन केवल आधा लगान ही चुका सकेंगे हम। इस वक्त पर इससे बढ़कर हम लोग लगान नहीं चुका पाएंगे, क्योंकि कुछ है ही नहीं। तो फिर बाकी का आधा हिस्सा कौन चुकाएगा? बताओ मुझे। तुम्हारा बाप? वह सब नहीं चलेगा, पूरा चुकाना होगा। अगर नहीं चुकाया तो मुझे पता है कैसे वसूल करना है। मालिक, इन सारे गरीबों पर कुछ तो तरस खाइए ना माधव, मैंने तो पहले ही बोल दिया था कि सिर्फ तुम आधा लगान दे सकते हो या बाकी के सारे लोग नहीं। मुझे बकवास नहीं सुननी, पूरा लगान चाहिए। इसके बाद भी सारे गांव वाले आधा ही लगान चुकाते हैं। अरे ओ वीरू, तुम इन सबके घर में जाके जो भी अनमोल चीजें होगी उनको उठा कर ले आना। अगर वो भी नहीं मिले तो इनकी गाय भैंस बकरी खेतीबाड़ी के उपकरण जो भी मिले सब चीजें उठा कर ले आओ मेरे सामने। इसके बाद वो लोग गांव जाकर बैल, बकरी, गाय, अन्य उपकरण, अनाज के बोरे सब कुछ उठाकर ले आते हैं। देखो माधव, मेरे 2 बेलों को वो जबरदस्ती लेकर चला गया। अब मैं खेतीबाड़ी कैसे करूंगा बताओ? मेरी दूध देने वाली गाय को भी वो ले गए। अब मेरा घर कैसे चलेगा बताओ? मेरे पिताजी का खेती वाला सारा सामान ले गए। ऐसा ही रहा तो हम लोग कैसे झेंगे? इनके अत्याचार से बचाने वाला कोई है भी तो नहीं, मैं भी क्या कर सकता हूँ। मेरे घर से तो अनाज के बोरों को उठाकर ले गया। हमारे गांव में खाली एक माधव को छोड़ के सब लोगों का खून चूस रहा है। मुझे इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उसके हीरों के व्यापार के लिए मेरी जरूरत पड़ेगी ना उसे, बस इसीलिए। क्योंकि मैं भी बता सकता हूँ कौन सा हीरा कितने मोल का है। फिर भी उनके ऊपर अगर हम लोग महाराज को फरियाद करेंगे तो उसे कड़ी सजा मिल सकती है। वहां तक हम लोगों को पहुंचाएगा कौन? ये हमें बीच में ही रोक देगा। अब तो इनके कब्जे से हमारी भगवान ही रक्षा कर सकता है। इस तरह वो लोग गांव के चौपाल पर दुखी हुए खड़े थे और तभी वहां पर श्याम और किशन आता है। वो आपस में बात कर रहे थे। क्या हुआ किशन? वहां पर कुछ आला मचा हुआ देखने में तो कुछ गड़बड़ लग रही है। लगता है ये कोई परेशानी में है। चलो चल के ही पूछते हैं। क्या हुआ? आप लोग कुछ परेशानी में लग रहे हैं। अगर आप लोग हमें कुछ जानकारी देंगे तो शायद हम आपकी कुछ मदद कर पाए। बेटा, तुम 1-2 लोगों की सहायता कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर तो पूरा का पूरा गांव ही दर्द झेल रहा है। लगता है गांव पूरा दर्द में है। क्या हुआ है, थोड़ा विस्तार से बताओगे भैया? इस तरह वो लोग सारी बातें उन्हें बता देते हैं। अरे बाप रे, इतना घोर अन्याय। वो तो मुखिया ही नहीं है, गांव वालों की मुश्किलें नहीं जानने वाला मुखिया कैसे बनेगा? तो फिर आप लोग सब पलट के उनको सही जवाब क्यों नहीं दे देते? अगर हम बोले तो हमारे ऊपर झूठे इल्जाम लगा के और परेशान करता है। इस मुखिया के राजघराने में बहुत सारे रिश्तेदार हैं, ऊपर से ये बहुत से लोगों को रिश्वत भी खिलाता है। और तो और ये महाराज रणजीत सिंह को हीरे भी बेचता है। उन हीरों को परख के उनकी दाम बताने वाला और कोई नहीं, ये माधव ही है। इसे वह कुछ भी नहीं कहता है। तो फिर उनका सामना करना उतनी छोटी बात नहीं है। उनके पीछे लोग हैं मदद के लिए। तो फिर इन गांव वालों की हमें सहायता जरूर करनी चाहिए। क्या करेंगे, क्या करना है बाद में सोचेंगे। मेरी बात सुनो गांव वालों,
अब आप लोगों को बिल्कुल नहीं डरना है। आप लोगों को जो भी नुकसान होगा हम दोनों आपको सारे पैसे देंगे। घबराना मत, हमारे ही पैसे हैं। आप तो बड़े ही अच्छे लग रहे हैं बाबूजी। कहाँ से आए हैं ये तो नहीं पता, लेकिन आप हमारी मदद जरूर करेंगे। मगर हमारे बारे में मुखिया को जरा भी पता नहीं लगना चाहिए। इस तरह वो दोनों गांव वालों को कुछ पैसे देकर उनकी मुश्किलों को दूर करते हैं। गांव वालों के जाने की बात। देखिए, तुमने बोला था कि आपका मुखिया जी हीरो का व्यापार करता है। जी हाँ, विलायती व्यापारियों से हीरे खरीदकर उनको शहर में बेचता है और महाराज को भी बेचता है। अच्छा मुनाफा होता है। समझ में आ गया। देखो श्याम, अब हम दोनों को अखाड़े में उतरना ही पड़ेगा। ठीक है माधव, हमें तुम्हारी सहायता चाहिए। समझ गए? उसको सही सबक सिखाना है। मुझे बोलिए, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? मुझे क्या करना है बताइए। इसके बाद किशन माधव को सारी योजना समझाता है। देखो, ये बात हम लोगों के बगैर किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए, ठीक है? गांव वालों की भलाई के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आप लोगों के लिए आज से हम यहाँ बसने के लिए भी तैयारियां शुरू कर देंगे, ठीक है ना? ठीक है, तो फिर कल से तुम्हारा काम शुरू होगा। अब आप लोग जाइए। इस तरह श्याम और किशन उस रात उसी गांव में रुक जाते हैं। अगली सुबह किशन गांव के मुखिया के पास जाता है और जाते समय अपने साथ एक अनमोल हीरा भी लेकर जाता है। आप कौन हो? दिखने में तो इस राज्य के नागरिक नहीं लग रहे हो। आप कहाँ से आए हो और मुझसे क्या काम है? देखिए मुखिया जी, मैं कौशाम्बी नगर का वासी हूँ। मैं देश विदेशों में फिरते हुए कुछ अनमोल चीजें अमीर लोगों और राजघराने के लोगों को बेचता हूँ। उनमें हीरे मोती जवाहरात जैसी अनमोल चीजें रहती है। तो फिर आपके पास क्या चीज है, वह मुझे दिखाइए। ये देखिए, ये एक नीला हीरा है, बहुत अनमोल है। बड़े बड़े अमीर लोग भी इसको खरीद नहीं सकेंगे, इसीलिए मैं इसको महाराज को बेचने के लिए आया हूँ यहाँ पे। कृपया करके आप मुझे महाराज के पास ले चलिए। अच्छा, एक बार उस हीरे को मैं हाथ में देना तो। दिखने में तो यह इतना अनमोल लग नहीं रहा है मुझे। अरे, इसकी कीमत आप समझ नहीं पा रहे हैं। अगर चाहो तो आप किसी सोनार को परख के इसका मोल भाव पूछ लो, वह आपको इसका मोल समझा देगा। आपके बातों पर यकीन नहीं हो रहा है मुझे। मगर इसका दाम कितना होगा, आपने यह नहीं बताया। इसके दाम तो 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं है। इसीलिए मैंने बोला था कि महाराज के बगैर आपके पूरे राज्य में कोई नहीं खरीद पाएगा। ठीक है, तो आप यहीं पर रुकिए, मैं अभी आता हूँ। मुखिया तुरंत ही माधव को बुलाता है। माधव के आने के बाद उसे अपने साथ अंदर लेकर जाता है और कहता है, देखो माधव, इस हीरे को परख के इसका दाम कितना होगा मुझे बताना। हाँ, अद्भुत। ऐसे अनमोल हीरे को तो मैंने पहले कभी नहीं देखा है। ये बहुत ही अनमोल है। इसकी कीमत कम से कम 1 लाख मुद्रा के ऊपर होगी। अगर आप इसके दाम महाराज को 1 लाख से ऊपर स्वर्ण मुद्राएं बोलेंगे तो भी वह खुश होंगे। आप इसे खरीद लो। ऐसा है क्या? इतना अनमोल हीरा है क्या ये? मगर मेरे पास तो उतने पैसे हैं नहीं। मेरे पास तो कुल मिलाकर 75,000 स्वर्ण मुद्राएं भी नहीं होगी। वो तो इसके लिए 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं मांग रहे हैं। हम लोग इससे खरीद नहीं पाएंगे। एक काम करना, आपके पास खाली 75,000 स्वर्ण मुद्राएं तो होंगी और कुछ जमीन जायदाद। इसको तो 1 लाख दे तो भी कम है। मेरे पास जो भी है कुल मिलाकर 75,000 स्वर्ण मुद्राओं से ज्यादा नहीं होगा। तो फिर और क्या करेंगे? जो भी हमारे पास है उसके हिसाब से पूछताछ करके देखेंगे। अगर वह इतने में हमें दे देंगे तो बहुत ठीक हो जाएगा। लेकिन आपको इस बार यह हीरा बेच के मुझे एक अच्छी खासी भेंट देनी होगी। अगर इस असली हीरे से हमको इतना लाभ हुआ तो 10 स्वर्ण मुद्रा मैं तुम्हें दूंगा। ये क्या है? आपको 25,000 का लाभ हुआ तो मुझे सिर्फ और सिर्फ 10 स्वर्ण मुद्रा ही देंगे? इतनी कंजूसी शोभा नहीं देती मुखिया जी। क्या हुआ मुखिया जी? हमारे हीरे को अंदर ले जाके बहुत समय हो गया है। आप हमें महाराज के पास ले जाएंगे या नहीं? हमें किसी और को ढूंढना पड़ेगा क्या इसके लिए? हाँ, आ रहा हूँ। चल नारे माधव, जाके सौदा करेंगे। आप तो बहुत ज्यादा दाम बोल रहे हैं। यह 50,000 स्वर्ण मुद्राओं से ज्यादा मोल में नहीं बिकने वाला है। आप तो इसका दुगना दाम बोल रहे हैं। इतने दाम देके महाराज भी इसको नहीं खरीदेंगे। आपका प्रयास सफल नहीं होने वाला। देखिए, आपको इसकी कीमत का अंदाजा नहीं लग रहा है। ठीक है, हम अपने रास्ते निकल जाएंगे और क्या। अरे जरा ठहरिए, किसके जरिए महाराज से मिलेंगे? कम से कम हमसे तो पूछताछ कर लो। आखिर में इसका हमें ही निर्णय करना है। ये तो अच्छी बात है, आपके अंदर तो हीरे को परखने की क्षमता भी नहीं है। ये भी महाराज को हम बता ही देंगे, तब तो आपको जरूर सजा मिलेगी ना वहां पे। मैं भी एक हीरो का ही व्यापारी हूँ और ये हीरा मुझे बहुत पसंद आया। मैं इसे अपने पास ही रखना चाहता हूँ। मैं आपको एक दाम बोलूंगा, उससे बढ़कर मैं आपको एक भी नहीं दे सकूंगा। इतने में तो नहीं होगा जी। अगर आप इसके लिए हमें सही दाम देने के लिए तैयार है तो कोई एतराज नहीं। ठीक है, तो फिर इसके लिए मैं आपको 60,000 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। आपको सहमत है? क्या मैं आपको कैसा दिख रहा हूँ? कौशाम्बी से इतनी दूर मैं अपने नुकसान के लिए नहीं आया हूँ। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। इस हीरे को कैसे बेचना है मुझे पता है। रुकिए, मैं इस समस्या का हल निकाल लूंगा। देखिए, आप 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं बोल रहे हैं ना? हमारे मालिक आपको 60,000 स्वर्ण मुद्राएं दे सकते हैं। बीच में इसको अगर आप 75,000 स्वर्ण मुद्रा में बेचने के लिए राजी होंगे तो हम लोग पूरे पैसे दे देंगे। इतने में वहां पर श्याम आता है। अरे, मैं तुम्हें कहाँ ढूंढ रहा था और तुम मुझे यहाँ पर मिले हो। उतनी दूर से मुझे ढूंढते हुए आए हो क्या? बताओ, क्या जरूरी बात है, बोलो। देखो, अब तुम्हारी दादी अंतिम समय में है, तुम्हें देखने के लिए तरस रही है, इसलिए तुम्हें ढूंढने के लिए मैं निकला था। क्या बचपन से मुझे पाल पोस कर बड़ा करने वाली दादी की तबीयत खराब हो गई तो मुझे जाना होगा। तो फिर आप हीरे को लेकर जा रहे हैं क्या? अब कारोबार सोचने के लिए समय बिल्कुल नहीं है, तुम चलो ना। देखिए,
आपको फिर इतनी दूर आना बहुत मुश्किल होगा। अगर हमारी बोली दाम आपको मंजूर है तो अभी पैसे दे देंगे हम आपको। इसके बाद विशंबर उसे 75,000 स्वर्ण मुद्राएं देकर उस नीले हीरे को खरीद लेता है। आहा, आप तो खुश नसीब है कि इस समय इनकी दादी की सेहत खराब हो गई। अब आप महाराज के पास जाकर इसे 1 लाख स्वर्ण मुद्रा में बेचकर पूरे के पूरे 25,000 स्वर्ण मुद्राओं का लाभ उठा पाएंगे। देखो, तुझ पर भरोसा करके इतनी सारी दौलत देकर इस हीरे को खरीद लिया है, अगर इसमें थोड़ी बहुत भी गड़बड़ हुई तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। आप क्यों ऐसे डर रहे हैं? बहुत ही जल्द आप लखपति होने जा रहे हैं। अब आप बेफिक्र होकर जाइए। इसके बाद अगले दिन वह उस हीरे को लेकर महाराज के पास जाता है। विशंबर फिर कोई हीरा लेकर आए हो क्या, या कोई और काम है? महाराज, कभी ना देखने वाली एक अनमोल हीरे की चीज मैंने आपके लिए मंगवाई है। ये देखिए महाराज, नीला हीरा। इसको मैंने खास कौशाम्बी से मंगाया है आपके लिए। ये बहुत ही अनमोल है। अगर आप इसे पहनेंगे तो आपका सौंदर्य और भी चमकेगा। इसमें ऐसा क्या है? इसमें मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। इसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं है महाराज। मैंने भी पहले वही सोचा था, मगर बाद में इसे परखने के बाद ही पता चला कि ये इतना अनमोल है। इसे मैंने पहचान लिया था। हाँ, तो फिर भी मुझे इस पर संदेह है विशंबर। देखिए मंत्री जी, तुरंत हमारे हीरो को परखने वाले को बुलाओ। फिर भी इस राज्य में मुझसे बढ़कर कोई हीरे के बारे में जानने वाला नहीं है महाराज। मैं हीरो को बहुत ही अच्छे से देख परख सकता हूँ। ये बहुत ही ऊंचे दर्जे का असली हीरा है। ठीक है, तो फिर इसका दाम क्या है विशंबर? यह तो बहुत कीमती है महाराज। ये 1 लाख स्वर्ण मुद्राओं का है महाराज। 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं? सच में इतना कीमती है क्या यह? लेकिन दिखने में तो इतना कीमती नहीं लग रहा। हाँ, ये देखिए, हमारे हीरो को परखने वाले आ गए हैं। महाराज की जय हो। आपने मुझे याद किया महाराज। बोलिए, क्या काम आ गया है मेरे लिए? ये लीजिए, जरा इस हीरे को परख के देखिए तो, और इसका हमें मोल बता दीजिए। महाराज, ये तो एक फुटी कोड़े की मिल का भी नहीं है। ये तो हीरा ही नहीं है महाराज, नकली है, कागज का टुकड़ा है, मगर नीले रंग में है। बस उतना ही समझिए आप। देखो, आपने ठीक से देखा है क्या? इसका दाम विशंबर 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं बता रहे हैं। यह सही है या गलत? कागज के टुकड़े को कितनी बार भी परखे तो वह हीरा नहीं बनेगा ना महाराज। ये तो बिल्कुल ही कागज का टुकड़ा है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। देखिए विशंबर, ये क्या हो रहा है बताइए? एक कागज के टुकड़े को आप हीरा बोल रहे हैं क्या? ऊपर से इसका दाम 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं, यानी खजाने को लूटने के लिए एक तरीका ढूंढ लिया है। क्या आपने है? ना महाराज, इनको कोई गलतफहमी हुई होगी। मैं भी हीरो को परखने में अत्यंत समर्थ व्यापारी हूं ना महाराज। यह तो बिल्कुल ही 1 लाख स्वर्ण मुद्राओं के मोल का ही हीरा है। अगर मुझ पर यकीन नहीं है तो हमारे नगरी में एक और निपुण है। मैं अभी उसको बुलाऊंगा और आप ही उनसे पूछिए। मुझे तो इन पर शक हो रहा है, कहीं यह झूठ ना बोल रहे हो हमसे। अच्छा महाराज, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ, ये कागज का टुकड़ा है। मुझे झूठ बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। चाहो तो उनको बुलाइए। इस कागज के टुकड़े को कौन ही हीरा बोलेगा, ये मैं भी जानना चाहता हूँ। इसके बाद माधव को वहाँ पर बुलाया जाता है। माधव सारी बातें सुनकर बोलता है। महाराज, यह कागज का टुकड़ा ही है। यह मैंने पहले विशंबर जी को बोल दिया था, लेकिन इन्होंने मुझसे कहा कि यह कागज का टुकड़ा ले जाकर महाराज को हीरा बोलूंगा तो वह खुशी से खरीद लेंगे। और तो और यह विशंबर जी हमारे गांव के प्रजा को बहुत पीड़ा दे रहे हैं महाराज। यह हम लोगों से दुगना लगान वसूल करते हैं, वह भी पिछले कितने ही सालों से। अगर कोई चुका नहीं पाया तो उसकी गाय, बकरी, भेल और खेतीबाड़ी के उपकरण, घर, जमीन, सारी चीजें हड़प लेता है। आपके पास आके फरियाद करने के लिए हम अगर कोशिश करते तो हमारे बीच में इसके के बहुत सारे लोग आ जाते। देखो विशंबर, तुम्हारी पहली गलती तो यह है कि तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की, और तुम्हारी दूसरी गलती गांव वालों का खून चूसना। इस राजद्रोही विशंबर को आज ही उनकी कारावास की मैं सजा दे रहा हूँ। इसे तुरंत लेकर जाओ। इसके बाद राजद्रोही विशंबर को आजीवन कारावास की सजा मिलती है। यह बात जानकर गांव वाले बहुत खुश होते हैं। मालिक, आप लोग कौन हैं? हम में से कोई भी नहीं जानता है। उस नरकासुर की पीड़ा से पूरे 10 गांवों को आप दोनों ने बचाया है। आपका आरण कभी नहीं चुका पाएंगे। हम आप दोनों में बहुत बहुत आभारी हैं। इसमें क्या है? आपके माधव की सहायता से ही हम दोनों यह कर पाए हैं। आज से माधव को ही मुखिया बनाने के लिए महाराज से दरख्वास्त कीजिए। लोगों के सुख दुख को समझने वाला माधव अगर मुखिया बनेगा तो सब सुखी रहेंगे। इस थैली में 500 स्वर्ण मुद्राएं हैं। इस धन को आप गांव के विकास के लिए खर्चा कीजिए। अब तो इस गांव में हमारा काम पूरा हो गया ना श्याम? हो गया है। दूसरे किसी गांव में कोई विशंबर हमारा इंतजार कर रहा होगा। चलो चलते हैं। इस तरह उस गांव को उस नरकासुर की पीड़ा से मुक्ति दिलाकर वह दोनों मित्र नजदीक के गांव की ओर चले जाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना दोस्तों।